नमस्कार मित्रों, मैं बालेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर। आज का जो अपना टॉपिक है वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। तो आज हम जानेंगे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है संविधान के बारे में, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये आई कहां से, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना वास्तव में है क्या। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यदि हम बात करें तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह कहां से ली गई, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। और वहीं यदि हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली कहां से ली गई है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई, तो अमेरिका के संविधान से ली गई। और जो दूसरी बात आती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली, वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो क्या हो गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यहीं से क्या होता है, कई बार दोनों में संयुक्त रूप से प्रश्न पूछ लिया जाता है। किस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन देशों का प्रभाव पड़ा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन देशों का प्रभाव पड़ा, और आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भारत। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह तो अमेरिका के संविधान से ली गई, और वहीं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भाषा शैली का प्रभाव पड़ा है वह किसका पड़ा, ऑस्ट्रेलिया का पड़ा। इसलिए जब संयुक्त रूप से प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन देशों का प्रभाव पड़ा, तो हम इन्हीं दो देशों का नाम लेते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा। तो क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन देशों का प्रभाव पड़ा, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अमेरिका, जहां से क्या लिया गया, प्रस्तावना, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दूसरा देश आता है ऑस्ट्रेलिया, जहां से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा शैली। तो यही दो देश हैं जिनका प्रभाव भारतीय संविधान में पड़ा है।
तो चलिए आगे यदि हम बात करें तो आगे बात हम करते हैं कि जो प्रस्तावना है वास्तव में है क्या, प्रस्तावना जो है वह वास्तव में है क्या। तो क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है वर्तमान समय में प्रस्तावना का कार्य कर रहा है। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस समय का, और वो क्या है वर्तमान में क्या प्रस्तावना का कार्य कर रहा है। तो इसके बारे में भी हम लिखते रहे क्या। अब हम जानते हैं प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तो क्या हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया तथा इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना का कार्य कर रहा है। क्या है प्रस्तावना, क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसका नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया जाता है। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उस समय का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वर्तमान में प्रस्तावना का कार्य कर रहा है। तो चलिए अब हम जानकारी लेते हैं आगे। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में क्या है? प्रस्तावना का कार्य कर रहा है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रस्तावना का जनक माना जाता है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रस्तावना का जनक माना जाता है। तो प्रस्तावना के जनक कौन होंगे? तो प्रस्तावना के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। तो यदि हम बात करें तो क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक किसे माना गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है।
अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब यदि हम बात करें प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के विचारों, उनके उद्देश्यों, प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के विचारों, उनके आदर्शों तथा उनके मूल्यों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रस्तावना से हमें क्या प्राप्त होगा, तो प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के विचारों, संविधान निर्माताओं के आदर्शों, संविधान निर्माताओं के मूल्यों आदि की जानकारी हमें प्रस्तावना से प्राप्त होती है। वहीं यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को क्या कहा गया, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे कई नामों से जाना गया, जैसे कि भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान का परिचय पत्र, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का दर्पण, भारतीय संविधान का सार, भारतीय संविधान का परिचय पत्र आदि नामों से हम प्रस्तावना को जानते हैं। तो क्या है, यदि हम बात करें तो क्या है, प्रस्तावना से हमें संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों तथा उनके मूल्यों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रस्तावना से हमें संविधान निर्माताओं के विचारों, संविधान निर्माताओं के आदर्शों तथा संविधान निर्माताओं के मूल्यों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यदि हम बात करें जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को किन किन नामों से जाना गया, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की कुंडली, भारतीय संविधान का परिचय पत्र, भारतीय संविधान का सार, भारतीय संविधान का दर्पण आदि नामों से जाना गया है। तो क्या है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण, भारतीय संविधान का दर्पण, कुंजी, आत्मा, सार, परिचय पत्र, कुंडली आदि नामों से जाना गया, आदि नामों से जाना जाता है। क्या, प्रस्तावना को किन किन नामों से जाना जाता है, तो प्रस्तावना को क्या है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का सार, भारतीय संविधान का दर्पण, भारतीय संविधान का परिचय पत्र, भारतीय संविधान की कुंडली आदि भी कहा जाता है, या ये कहें कि आदि नामों से जाना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं, जो मुख्य बिंदु हैं उसमें जान लेते हैं कि किसने क्या कहा था। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, प्रस्तावना को जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा
ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो क्या हुआ, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा या आभूषण, भारतीय संविधान की आत्मा या आभूषण, या ये कहें कि भारतीय संविधान का सबसे सम्मानित भाग किसने बताया? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का आभूषण या भारतीय संविधान का सबसे सम्मानित भाग ठाकुरदास भार्गव ने कहा। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का आभूषण या भारतीय संविधान का सबसे सम्मानित भाग ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया था। अगली जानकारी हम लेते हैं। तो अगले आ जाती है जानकारी। यदि हम कहें प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसके द्वारा कहा गया? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंडली किसने कहा था? तो नाम आता है के.एम. मुंशी का, यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा कि ये क्या है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह एक राजनीतिक कुंडली है। तो क्या के.एम. मुंशी ने, यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया। राजनीतिक कुंडली बताया। प्रस्तावना को कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने क्या बताया कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। क्या है? राजनीतिक कुंडली है। और वहीं एक तीसरे व्यक्ति हुए जिनका नाम था एन.के. पालकीवाला। एन.के. पालकीवाला जो कि एक विधिवेत्ता हुआ करते थे, इन्होंने प्रस्तावना को कहा कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। किसने? एन.के. पालकीवाला ने प्रस्तावना को बताया कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। तो आगे यदि हम बात करें, ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं तो क्या एन.के. पालकीवाला एक विधिवेत्ता हुआ करते थे। एन.के. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दी। परिचय पत्र की संज्ञा दी। एन.के. पालकीवाला जो कि एक विधिवेत्ता थे, इन्होंने प्रस्तावना को क्या बताया? ये जो प्रस्तावना है वह एक प्रकार से भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। एक प्रकार से क्या है? भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। चलिए अब जानकारी लेते हैं इसके आगे। यदि हम बात करें प्रस्तावना में अभी तक कुल कितने बार संशोधन किया जा चुका है, तो प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया था। वह कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में केवल एक बार अभी तक संशोधन किया गया है और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवाद, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो चलिए लिख देते हैं।
प्रस्तावना में, या ये कहें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976 के तहत संशोधन किया गया है। क्या हो गया? प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया है तथा इसमें तीन नए शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए। तो प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ। वह कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। उसमें कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए? तो तीन नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगली यदि हम बात करें, ये जो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता है, इनका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, समाजवाद क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है। जो समाजवाद है, समाजवाद का क्या अर्थ होता है? तो समाजवाद जो है, समाजवाद का अर्थ होता है कि जो उत्पादन और वितरण के संसाधन है, उत्पादन और वितरण के जो संसाधन है, उसमें कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये जो उत्पादन और वितरण के संसाधन है, उनमें सार्वजनिक हितों की प्राप्ति करने के लिए कार्य किया जाएगा। तो क्या हो जाता है? समाजवाद का अर्थ है उत्पादन तथा वितरण के समस्त संसाधनों पर, उत्पादन तथा वितरण के समस्त संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा। उत्पादन तथा वितरण के संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इनका जो प्रयोग किया जाएगा वह सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। बल्कि इनका प्रयोग सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। तो समाजवाद का अर्थ क्या हो गया? समाजवाद का जो अर्थ होता है वह ये होता है कि उत्पादन और जो वितरण के संसाधन हैं, उत्पादन और वितरण के जितने भी संसाधन हैं, उनमें कुछ विशेष लोगों का ही नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये जो उत्पादन और वितरण के संसाधन हैं, उन समस्त संसाधनों से क्या किया जाएगा? सार्वजनिक हितों को प्राप्त करने के लिए कार्य किए जाएंगे। तो क्या होगा? समाजवाद का अर्थ होता है उत्पादन व वितरण के समस्त संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि इनका प्रयोग सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए
किया जाएगा। तो चलिए आगे यदि हम बात करें, दूसरा शब्द जो आता है वह आता है पंथ निरपेक्ष। क्या? पंथ निरपेक्ष। इस पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है, पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि जो राज्य है वह सभी धर्मों के प्रति समान नीति का अनुसरण करेगा। जितने भी भारत में जितने भी धर्म हैं, राज्य क्या करेंगे? उन सभी धर्मों पे समान नीति का अनुसरण करेंगे, उनको एक समान समझा जाएगा। तो क्या है? राज्य पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति समान नीति का अनुसरण करेंगे। क्या? पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य सभी धर्मों के प्रति समान नीति का अनुसरण करेंगे, अर्थात किसी एक धर्म के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। सभी धर्मों को समान, सभी धर्मों में राज्य क्या होगा? सभी धर्मों के लिए बराबर समानता प्रदान करेगा। सभी धर्मों के प्रति वही भाव, अलग अलग धर्म हैं भारत में, तो अलग अलग धर्मों को, अलग अलग धर्मों के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह होता है पंथ निरपेक्ष का अर्थ। अगला जो आता है, अगला आता है अखंडता। तीसरा जो शब्द आया वह क्या है? अखंडता। अखंडता का मतलब क्या हुआ? अखंडता का मतलब होता है, क्या है? भारत जो है विविधता में एकता, क्या? विविधता में एकता तथा सांस्कृतिक एक रूपता को बनाए रखेगा। भारत में कई धर्म हैं, अभी हमने बताया भारत में कई धर्म हैं, तो भारत क्या है? भारत में विविध धर्म है और विविध प्रकार की सांस्कृतिक है, विविध प्रकार की संस्कृति भी भारत में है। लेकिन भारत क्या करेगा? ये जो विविधता है, विविधता में एकता बनाने का कार्य करेगा और जो ये सांस्कृतिक एक रूपता है उसको लगातार बनाए रखने का कार्य करेगा। तो क्या है? अखंडता का अर्थ है, अखंडता का अर्थ है भारत, अखंडता का अर्थ है भारत विविधता में, भारत विविधता में, भारत विविधता में एकता, भारत विविधता में एकता तथा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एक रूपता, एक रूपता को बनाए रखेगा, बनाए रखेगा। तो अखंडता का अर्थ क्या हो गया? अखंडता का अर्थ है भारत विविधता में एकता तथा सांस्कृतिक एक रूपता को बनाए रखेगा, यानी कि अलग अलग जो धर्म हैं, अलग अलग धर्मों की जो संस्कृति है उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अलग अलग जो धर्म हैं वे अगर अपनी अलग अलग संस्कृति अपनाते हैं तो उन संस्कृतियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और क्या होगा? सामाजिक एक रूपता स्थापित करने का कार्य भारत द्वारा किया जाएगा या राज्यों द्वारा किया जाएगा। यह होता है अखंडता का अर्थ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में लिखा क्या है। यदि हम बात करें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा है, तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। जो प्रस्तावना है वह कुछ इस प्रकार है। क्या? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो क्या लिखा है प्रस्तावना में? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत 2006 विक्रमी एतत् द्वारा संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहां जो न्याय शब्द का उल्लेख किया गया, न्याय 3 प्रकार का होता है और वहीं यदि बात करें जो ये स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता प्रस्तावना में 5 प्रकार की वर्णित है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इधर बात की मैंने अंगीकृत। अंगीकृत का जो मतलब होता है, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करते हैं। क्या? स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। अंगीकृत का जो अर्थ होता है वह स्वीकार करते हैं। अंगीकृत का मतलब हुआ स्वीकार करते हैं। और इधर जो अधिनियमित है, अधिनियमित का अर्थ होता है कानूनी रूप से लागू करते हैं। क्या? कानूनी रूप से इसे लागू करते हैं। तो क्या है? कानूनी रूप से लागू करते हैं, कानूनी रूप से लागू करते हैं। अधिनियमित का अर्थ क्या हुआ? कानूनी रूप से लागू करते हैं। और वहीं यदि हम बात करें आत्मार्पित का अर्थ क्या होता है? आत्मार्पित का मतलब होता है किसी के दबाव में आकर नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि हम इसे अपनी अंतर आत्मा से स्वीकार करते हैं, या हम कहें अपनी इच्छा अनुसार इसे स्वीकार करते हैं। तो क्या है? किसी के दबाव में आकर नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी इच्छानुसार स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। आत्मार्पित का अर्थ होता है किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि क्या है? अपनी इच्छा अनुसार हम इसको स्वीकार करते हैं। अब चलिए यदि हम बात करें तो यहीं से प्रस्तावना से कई बार कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। इस तरह से ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप पूछ लिया प्रस्तावना में जो भारत शब्द है, तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपको पूरी की पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया हुआ है। तो देखिए भारत शब्द कितनी बार आया हुआ है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में भारत शब्द केवल एक बार है, केवल एक बार। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार है? तो प्रस्तावना में जो भारत शब्द का उल्लेख है वह केवल एक बार है। और वहीं ये कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, यहीं से 2, 3, 4 पॉइंट उठा लेता है और क्रम से लगाने के लिए दे देगा, क्रम से लगाने के लिए दे देगा। जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट कोई उठा लिए, उसने उठाया न्याय, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, और कहेगा ये जो शब्द हैं इनको क्रम से लगाइए। तो जब आपको पूरी प्रस्तावना याद होगी
तभी आप इनको क्रम से लगा सकते हैं। तो इसलिए पूरी की पूरी प्रस्तावना याद करना आपको जरूरी हो जाता है। यहीं से क्या करेगा, कई बार 3 शब्द यहां से ले लेगा। 4 अगर ऑप्शन होते हैं तो 3 शब्द क्या करेगा, यहां से ले लेगा और चौथा कोई अन्य ऑप्शन दे देगा। चौथा जो होगा, चौथा कोई अन्य ऑप्शन दे देगा और वो पूछेगा निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। जैसे मान लीजिए ले लिया एकता, अखंडता, एकता ले लिया, अखंडता ले लिया, सामाजिक ले लिया और अगला जो शब्द दे दिया वो जनता दे दिया। एकता, अखंडता, सामाजिक और जनता, 4 ऑप्शन दे दिए। ये देखिए निम्न में से कौन सा शब्द आपकी प्रस्तावना में नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इस प्रकार का यदि प्रश्न पूछता है तो इधर देखिए सबसे पहली बात एकता का भी है, अखंडता का भी है, ये एकता है, ये अखंडता है, सामाजिक है। और देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं जनता शब्द का उल्लेख हुआ है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जनता शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जनता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जनता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रस्तावना के निम्न तत्व होते हैं, विभिन्न तत्व होते हैं जिनकी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या, प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से होंगे? तो प्रस्तावना के निम्न तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व हो जाएंगे? जैसे कि शासन की जो अंतिम शक्ति है वह किसमें निहित होती है, इसकी भी जानकारी हमको कहां, प्रस्तावना में प्राप्त हो जाती है। अगली यदि हम बात करें तो अगली जानकारी आती है शासन के जो उद्देश्य हैं। शासन के जो उद्देश्य हैं भारतीय संविधान में, शासन के जो उद्देश्य हैं उसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो शासन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त हो जाती है। अगली यदि हम बात करें तीसरी कि भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो भारतीय संविधान का जो नेचर है, भारतीय संविधान के नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में जो जानकारी मिलती है हमको भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त होती है। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान की या भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि है, भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि है उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि की भी जानकारी हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त होती है। यही क्या है? यही हमारे प्रस्तावना के तत्व हैं, या ये कहें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। तो सबसे पहली बात क्या आती है प्रस्तावना के तत्वों में? प्रस्तावना के जो तत्व हैं, तो सबसे पहली बात क्या है प्रस्तावना के तत्व में कि सबसे पहले शासन की जो अंतिम शक्ति है वह किस पर निहित होगी। ठीक है, तो क्या शासन की अंतिम शक्ति, शासन की अंतिम शक्ति, पहली बात आ गई शासन की अंतिम शक्ति। और दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया? दूसरा क्या हुआ? शासन के उद्देश्य कौन कौन से होंगे? दूसरा जो तत्व है वह क्या है? शासन के उद्देश्य। शासन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं इसकी जानकारी हमें प्रस्तावना से प्राप्त होती है। अगली यदि हम बात करें तो अगला जो पॉइंट आएगा, या ये कहें जो अगली जानकारी हमें मिलती है, अगला जो तत्व है वो क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है इसकी भी जानकारी हमको कहां से प्राप्त हो जाती है? प्रस्तावना से प्राप्त हो जाती है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति। अगला जो बिंदु आता है, अगला आता है कि जो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है उसकी जानकारी भी हमको प्रस्तावना से ही प्राप्त होती है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया? भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि की जानकारी मिलती है हमको प्रस्तावना से मिलती है। और यही क्या है, यही चारों प्रस्तावना के तत्व होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले शासन की अंतिम शक्ति के बारे में। शासन की जो अंतिम शक्ति है वो क्या है? शासन की अंतिम शक्ति जानेंगे कि जो शासन की अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित है। शासन की अंतिम शक्ति जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार यदि हम बात करें तो शासन की जो अंतिम शक्ति है वह जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, या हम कह सकते हैं कि समस्त शक्तियों का जो अंतिम स्रोत होता है वह जनता है, या हम कह सकते हैं समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत जनता है। तो क्या है? शासन की अंतिम शक्ति, शासन की जो अंतिम शक्ति है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की अंतिम शक्ति जनता है। क्या है? जनता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की अंतिम शक्ति जनता है, अर्थात समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत जनता है। अर्थात समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत कौन है? तो समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत जनता है। जो शासन की अंतिम शक्ति के बारे में बात करें तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं ने जो शासन की अंतिम शक्ति दी, या ये कहें कि प्रस्तावना में जो शासन की अंतिम शक्ति के बारे में वर्णन किया वो जनता को बताया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समस्त शक्तियों की ये कह सकते हैं कि जो समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत होता है वह क्या होता है? जनता होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत जनता होता है। तो क्या है? शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। शासन की जो अंतिम शक्ति है वह जनता में निहित है, अर्थात समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत जो है वह जनता होती है। अगली यदि हम बात करें तो अगली बात क्या आती है? अब हम बात करेंगे शासन के उद्देश्यों के बारे में। शासन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो चलिए, शासन के उद्देश्य क्या? शासन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? शासन के उद्देश्यों की यदि हम जानकारी लें तो शासन के निम्न उद्देश्य होते हैं। जैसे कि पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य जो आता है वह है न्याय। पहला उद्देश्य क्या हो गया? न्याय। शासन के उद्देश्य निम्न प्रकार के होते हैं, कई होते हैं शासन के उद्देश्य। जैसे कि पहला न्याय हो गया। न्याय यदि हम बात करें तो न्याय मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। न्याय मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। न्याय की यदि हम बात करें तो न्याय 3 प्रकार का होता है संविधान की प्रस्तावना के तहत। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न्याय मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो क्या हो जाता है? न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो शासन के जो उद्देश्य हैं, शासन के उद्देश्य कई होते हैं। पहला उद्देश्य है न्याय। पहला उद्देश्य क्या हुआ? न्याय। तो जो न्याय का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में, न्याय मुख्यतः 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन
प्रस्तावना में किया गया है, या 3 प्रकार से न्यायों के बारे में बताया गया है। पहला जो न्याय होगा वह सामाजिक न्याय होगा, और दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। इन चीजों को आप लोग क्रम से याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो बिंदु आता है, तो दूसरी बात होती है क्या, दूसरी जो बात की जाए तो दूसरी बात आती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। दूसरा जो उद्देश्य है वह क्या है, शासन का जो दूसरा उद्देश्य है वह क्या है, शासन का जो दूसरा उद्देश्य है प्रस्तावना के तहत वह है स्वतंत्रता। दूसरा उद्देश्य जो आता है वह आता है स्वतंत्रता। और संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता जो है वह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से 5 प्रकार की स्वतंत्रता हुई, तो पहली विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इन 5 स्वतंत्रताओं का वर्णन हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। चलिए अब हम लोग करते हैं आगे बात। अब यदि हम लोग अगले उद्देश्य की बात करें तो अगला उद्देश्य आता है समानता। क्या, तीसरा जो उद्देश्य है वह क्या है, समानता। समानता। और जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना के तहत समानता 2 प्रकार की होती है। संविधान की प्रस्तावना के तहत जो समानता है वह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। कौन कौन सी समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो क्या है, समानता कितने प्रकार की है, तो समानता 2 प्रकार की है। समानता कितने प्रकार की हो गई, समानता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समानता। समानता कितने प्रकार की हो गई, तो समानता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब यदि हम लोग आगे बात करें तो आगे जो बात आती है, जो चौथा उद्देश्य है शासन का, वह क्या है। चौथा जो शासन का उद्देश्य हो जाता है वह हो जाता है बंधुत्व। बंधुत्व यानी कि भाईचारे को बढ़ाना, या भाईचारे को बढ़ावा देना, या भाईचारे की प्राप्ति करना। ठीक है, अगला क्या है, अगला जो उद्देश्य होता है वह क्या है, बंधुत्व। बंधुत्व, बंधुत्व। अगला जो चौथा उद्देश्य आया वह क्या निकल कर आया, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की प्राप्ति करना। चलिए, ये तो हो गए शासन के उद्देश्य। शासन के उद्देश्य, शासन के उद्देश्य हो गए। अब यदि हम बात करें भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है, तो संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कुछ इस प्रकार है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की है। क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की है। तो कैसी है भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वह कैसी है? तो सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और चौथा जो आता है वह है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। और पांचवा जो आ जाता है वह गणराज्य। क्या? गणराज्य। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की है। अब यदि हम बात करें इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत जो होगा, भारत जो होगा वह क्या होगा? आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र और सर्वोच्च होगा। भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र और सर्वोच्च होगा। कैसा? भारत आंतरिक, आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र तथा, स्वतंत्र तथा सर्वोच्च होगा। भारत आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र तथा सर्वोच्च होगा। भारत जो होगा आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होगा और कैसा होगा? सर्वोच्च होगा। और यही यदि हम बात करें तो क्या है? भारत क्या करेगा? दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बनाने के लिए या निर्धारित करने के लिए वह स्वयं सक्षम है, मतलब कि इसलिए वह स्वतंत्र होगा। यानी कि भारत जो है वह दूसरे देशों के अपने संबंधों के निर्णय के लिए स्वतंत्र होगा। तो क्या है? भारत दूसरे देशों के, दूसरे देशों से अपने संबंधों के निर्णय के लिए या निर्णयों के लिए स्वतंत्र होगा। यानी क्या करेगा? भारत यदि दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है या अपने संबंध बनाना चाहता है, संबंधों का निर्धारण करना चाहता है, भारत यदि अपने संबंधों का निर्धारण दूसरे देशों के साथ करना चाहता है तो इसलिए क्या होगा? भारत स्वतंत्र होगा। चलिए अगली यदि हम बात करें तो अगली बात आती है समाजवादी। समाजवादी की चर्चा हम लोगों ने पीछे कर रखी है, पंथ निरपेक्ष की चर्चा हम लोगों ने पीछे कर रखी है। तीसरी बात ये आती है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनता, जनता के द्वारा जनता के। लोकतंत्रात्मक का जो मतलब होता है वह होता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक है? तो लोकतंत्रात्मक क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लोकतंत्रात्मक क्या हुआ? जो जनता होगी, जनता को ही इसमें क्या दिया गया? सर्वोच्चता दी गई। यानी कि जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन जो होगा, इस प्रकार क्या होता है? लोकतंत्र कहते हैं इसे। और वहीं यदि हम बात करें गणराज्य की, तो गणराज्य का जो मतलब होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि जो भारत का सर्वोच्च पद होगा, यानी कि जो राष्ट्रपति होगा। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है। और गणतंत्र का, गणराज्य का मतलब होता है कि जो भारत का सर्वोच्च पद होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा। जो गणराज्य होगा उसमें क्या होगा? भारत का जो सर्वोच्च पद होगा वह कैसा होगा? वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी लगातार इस तरह से राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव होगा। चलिए, तो क्या है गणराज्य का मतलब? गणराज्य का मतलब हो गया
राज्य का सर्वोच्च पद, या हम कहें भारत का सर्वोच्च पद, भारत का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं होगा। भारत का जो सर्वोच्च पद है वह वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, इसका भी चुनाव किया जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च पद है उसे भी चुना जाएगा। चलिए अगली यदि हम बात करें, ये तो हो गई भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसे हो गई? भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी हो गई? तो भारतीय संविधान की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की है। आगे यदि हम बात करें तो आगे बात आती है भारतीय संविधान लागू होने की तिथि। तो चलिए जानते हैं भारतीय संविधान लागू होने की तिथि के बारे में। इस जगह जो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, यहां भारतीय संविधान के स्वीकार करने की तिथि होगी। क्या? स्वीकार करने की तिथि। तो चलिए जानते हैं भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि कौन थी। भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि के बारे में जानते हैं। तो क्या? भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि, भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि कौन सी है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारतीय संविधान की स्वीकार करने की तिथि जो है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे कर रखी है। और अभी जब हम लोगों ने क्या किया, प्रस्तावना पढ़ी थी, उसमें भी लिखी हुई है भारतीय संविधान की स्वीकार करने की तिथि कौन सी है। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। और यदि बात करें तो इस 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही भारतीय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्या हुआ? इसी दिन क्या हुआ था? इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन क्या हुआ था? संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। और इसी दिन क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। तो क्या हुआ? इसी दिन भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। वहीं क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे बात करते हैं प्रस्तावना के जो न्यायिक दृष्टिकोण हैं वे कौन कौन से हैं। प्रस्तावना के न्यायिक दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं।
चलिए जानते हैं प्रस्तावना के न्यायिक दृष्टिकोण। प्रस्तावना के न्यायिक दृष्टिकोण। प्रस्तावना के न्यायिक दृष्टिकोण। प्रस्तावना के न्यायिक दृष्टिकोण। चलिए बात करते हैं प्रस्तावना के कुछ न्यायिक दृष्टिकोणों की। बेसिक चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे यदि हम बात करें, जो बेरूबारी वाद हुआ या बेरूबारी केस हुआ, वह कब हुआ? तो जो बेरूबारी वाद हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ। बेरूबारी वाद कब हुआ? तो 1960 ईस्वी में हुआ। इस बेरूबारी वाद में क्या होता है कि जो हमारे उच्चतम न्यायालय थी, बेरूबारी वाद में जो उच्चतम न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इंकार कर दिया। क्या? प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से क्या किया? इंकार कर दिया। किसने? उच्चतम न्यायालय ने। 1960 ईस्वी में बेरूबारी वाद हुआ और बेरूबारी वाद में क्या होता है? जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इंकार कर देता है और कहता है, और क्या कहा जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी हो सकती है, किंतु जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। इस प्रकार का कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है। 1960 ईस्वी में बेरूबारी वाद होता है और बेरूबारी वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इंकार कर दिया जाता है और कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है 1960 ईस्वी में बेरूबारी वाद होता है। कब? 1960 ईस्वी में क्या होता है? बेरूबारी वाद होता है। और बेरूबारी वाद में क्या होता है? जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से मना कर दिया जाता है, इंकार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी हो सकती है या संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है, लेकिन जो ये प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट 1960 के बेरूबारी वाद में दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं बेरूबारी वाद कब हुआ। तो 1960 ईस्वी में क्या होता है? बेरूबारी वाद होता है। 1960 बेरूबारी वाद, 1960 ईस्वी बेरूबारी वाद या बेरूबारी केस भी लिखकर आ सकता है। तो 1960 ईस्वी बेरूबारी वाद में क्या हुआ? इसमें उच्चतम न्यायालय ने, इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से या भाग मानने से, अंग मानने से इंकार कर दिया गया। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इंकार कर दिया गया तथा कहा गया प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, किंतु प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
तो बेरूवारीवाद में क्या हुआ? बेरूवारीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने या संविधान का भाग मानने से इंकार कर दिया गया और कहा गया जो प्रस्तावना है वह संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी हो सकती है, किंतु प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग नहीं है। तो चलिए, ये तो हो गई बेरूवारीवाद की बात। और बेरूवारीवाद के बाद क्या होता है? 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद होता है। इसमें जो उच्चतम न्यायालय होता है अपने 1960 में जो निर्णय दिए थे उसमें परिवर्तन कर देता है। 1973 ईस्वी में क्या होता है? 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस होता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो 1960 में अपने निर्णय दिए थे उनमें परिवर्तन कर देता है और प्रस्तावना को संविधान का अंग मानता है, प्रस्तावना को संविधान का भाग मानता है। और यह कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का संविधान में वही स्थान है जो कि संविधान के अन्य उपांगों का होता है या अन्य उपबंधों का होता है। तो चलिए जानते हैं प्रस्तावना 1973 के बारे में। तो क्या होता है 1973 में? क्या होता है 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद होता है। केरल राज्यवाद हुआ कब? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद हुआ। और इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय में परिवर्तन करके प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया। तो क्या हुआ 1973 ईस्वी में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद होता है तो इसमें क्या होती है? जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय ने जो 1960 में अपने निर्णय दिए थे उनमें परिवर्तन कर देता है और परिवर्तन करने के बाद क्या करता है? जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार कर लेता है। आगे यदि हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया 1973 ईस्वी में। वो क्या दिया गया था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का संविधान में वही स्थान होगा जो कि संविधान के अन्य उपबंधों का होता है। तो क्या है? उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना का संविधान में वही स्थान है जो कि संविधान के अन्य उपबंधों का जो कि संविधान के अन्य उपबंधों का। तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना का संविधान में वही स्थान होता है जो कि संविधान के अन्य उपबंधों का होता है। यहीं यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है। तो क्या लिख देता हूं यहां, वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो चलिए अब जानते हैं आगे हम लोग जानेंगे क्या? आगे हम लोग जानेंगे प्रस्तावना में संशोधन के बारे में। प्रस्तावना में
संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन। तो प्रस्तावना में संशोधन अभी तक कितनी बार हुआ? तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। अब यदि बात करें कि प्रस्तावना में संशोधन कौन करेगा, तो प्रस्तावना में जो संशोधन का कार्य है वह संसद करती है। यह हम कह सकते हैं प्रस्तावना में जो संशोधन का कार्य करेगी वह कौन करेगी? संसद करेगी। तो चलिए जानते हैं प्रस्तावना में संशोधन। तो क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से, संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 368 के अनुसार। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से, संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तो लिख देता हूं, क्या है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से, संशोधन शक्ति के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। अर्थात प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, संसद में निहित है। अर्थात प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। चलिए, तो क्या हो गया? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति है वह संसद में निहित है। वैसे तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यदि देखा जाए तो पूरे संविधान में यदि संशोधन का कार्य कोई करेगा तो संशोधन का कार्य मुख्यतः संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए, यह बात हो गई अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में जो संशोधन की शक्ति है वह संसद में निहित है। अर्थात हम कह सकते हैं जो प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति है वह संसद में निहित है। यदि हम कहें क्या संसद पूरी की पूरी प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है? क्या संसद पूरी की पूरी प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है? यानी यदि हम कहें कि क्या संसद पूरी प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकती है, पूरी प्रस्तावना को बदल सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कुछ संविधान के आधारभूत ढांचे और मूल ढांचे भी सम्मिलित होते हैं। प्रस्तावना में संविधान के कुछ आधारभूत ढांचे होंगे, कुछ मूल ढांचे होंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा? संसद संशोधन नहीं कर सकती है। तो जो हमारी संसद है, संसद में या हम कहें प्रस्तावना में जो संसद की संशोधन शक्ति है वह सीमित है। प्रस्तावना में संसद की संशोधन शक्ति सीमित है। अर्थात संसद प्रस्तावना के मूलभूत अथवा आधारभूत ढांचे पर संशोधन नहीं कर सकती है। तो क्या प्रस्तावना में संसद की संशोधन शक्ति सीमित है। प्रस्तावना में संसद की जो संशोधन शक्ति है वह कैसी है? सीमित है।
अर्थात संसद प्रस्तावना के ऐसे तत्व, प्रस्तावना के ऐसे तत्व या ऐसे बिंदु, ऐसे तथ्य जो कि संविधान के मूल अथवा आधारभूत ढांचे में शामिल हैं, उन पर संसद संशोधन नहीं कर सकती। तो क्या हो गया? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना में संशोधन की जो शक्ति है, तो क्या हुआ? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति है वह किसमें? संसद में निहित है। प्रस्तावना में संसद की जो संशोधन शक्ति है वह सीमित होती है। अर्थात प्रस्तावना के ऐसे तत्व जो संविधान के आधारभूत अथवा मूल ढांचे में शामिल होते हैं, उन पर संसद संशोधन नहीं कर सकती है। ये बात हो गई संशोधन की। यदि हम बात करें तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया है। तो क्या है? अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया है। तो अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार किया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। और यदि हम बात करें आगे, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है इस प्रकार से भी कि दो स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत हैं। मान लीजिए दो स्टेटमेंट देता है, पूछता है जो प्रस्तावना में संशोधन शक्ति है। उसने एक स्टेटमेंट दिया। मान लीजिए यदि आपको दो स्टेटमेंट दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो सबसे पहला मान लीजिए स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है प्रस्तावना में जो संशोधन की शक्ति है वो संसद में निहित है। पहला स्टेटमेंट आपको दे दिया गया प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया जो प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति है वह संसद में निहित है। और दूसरा स्टेटमेंट आपको दे दिया जाता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। या ये कहें प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। प्रस्तावना क्या है? संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन दे दिया ए सही, ए और बी, ये मान लेते हैं ए और बी। पहला ऑप्शन दे दिया ए सही बी गलत, ए सही बी गलत। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया बी सही ए गलत। और तीसरा जो ऑप्शन दे दिया गया वो आप लोगों को दे दिया गया
ए व बी दोनों सही, ए सही और बी भी सही, ए सही बी सही। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया वो क्या दिया गया, ए और बी दोनों गलत, ए गलत और बी गलत, दोनों के दोनों गलत। तो अब आप बताइए कि इसमें क्या सही होगा। अभी तक आप लोगों ने पूरा पढ़ा, तो इसमें क्या सही होगा, क्या सही होगा। तो प्रस्तावना में जो संशोधन की शक्ति है वो संसद में निहित है, अभी तक हमने पढ़ा। और अगली बात आती है, प्रस्तावना में संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। जो प्रस्तावना है वो संविधान के मूल ढांचे में शामिल है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा होता है उसमें क्या संसद संशोधन कर सकती है। संविधान के मूल ढांचे में संसद के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। और हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो इसलिए जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं होगी। अर्थात हम कह सकते हैं ए जो सही है बी गलत है, ए सही है और बी गलत है, ए सही है और बी गलत है। क्योंकि क्या है, जो संविधान का मूल अथवा आधारभूत ढांचा होता है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। और हमारी प्रस्तावना में हमने देखा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। इसलिए क्या है, ये जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि प्रस्तावना के कुछ ऐसे अंग या उपांग कह सकते हैं जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल होते हैं, उनमें संसद संशोधन नहीं करती है। और बाकी पूरी प्रस्तावना में संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है, संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। केवल और केवल जो प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जो भी तथ्य प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित हैं, उनमें और उनमें केवल संसद संशोधन नहीं करेगी, बाकी प्रस्तावना में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।